हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स में आपका स्वागत है। भाग 26 जेरी लांग की कहानी। ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म के पक्ष में जो सबसे शक्तिशाली तर्क दिए गए हैं उन्हें लैटिन भाषा में आर्ग्यूमेंटा एंड होमिनियम कहा जाता है। मिसाल के लिए जेरी लांग मानवीय जोश की दिलेर मिसाल है, जैसा कि लोगोथेरेपी में कहा गया है। टेक्सरकाना गैजेट के अनुसार जेरी लांग तैराकी के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हुआ और उसकी गर्दन के निचले हिस्से को लकवा मार गया। वह 3 साल तक इसी अवस्था में रहा। जब दुर्घटना हुई तो वह 17 वर्ष का था। आज लांग अपनी माउथ स्टिक से टाइप कर सकता है। उसने एक स्पेशल टेलीफोन के माध्यम से कम्युनिटी कॉलेज में 2 कोर्स किए हैं। इंटरकॉम की मदद से वह कक्षा की बातें सुन सकता है और उसमें हो रही चर्चाओं में भी भाग ले सकता है। इसके अलावा वह अपना समय पुस्तकें पढ़ने, टीवी देखने व लिखने में बिताता है। अपने पत्र में वह लिखता है, मुझे अपना जीवन अर्थ से भरपूर लगता है। मैंने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन में जो रवैया अपनाया वही मेरे जीवन का सूत्रवाक्य बन गया। भले ही मेरी गर्दन टूट गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। इस समय मैंने कॉलेज में साइकोलॉजी के पहले कोर्स में दाखिला लिया है। मेरा मानना है कि मेरी विकलांगता से दूसरों की मदद करने की मेरी योग्यता ही बढ़ेगी। मैं जानता हूँ कि मैंने जीवन में जो भी कष्ट पाया उसे पाए बिना मेरा आत्मविश्वास असंभव था। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि जीवन में एक अर्थ पाने के लिए पीड़ा का होना अनिवार्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कहना सिर्फ यह है कि पीड़ा के अभाव में भी जीवन को उसका अर्थ मिल जाता है, जैसा कि इस पुस्तक के दूसरे भाग में बताया गया है। अगर आपकी पीड़ा ऐसी है जिससे बचा जा सकता है, तो आपके जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप उसे दूर करें, क्योंकि जानबूझकर पीड़ा को सहन करने वाला मनुष्य एक नायक नहीं बल्कि एक आत्म पीड़क होता है। वहीं दूसरी ओर, यदि व्यक्ति अपनी पीड़ा के कारण को चाह कर भी बदल नहीं सकता, तब भी वह अपने लिए एक सकारात्मक रवैये का चुनाव कर सकता है। लांग ने अपने लिए चुनाव नहीं किया था कि उसकी गर्दन टूट जाए, लेकिन यह चुनाव उसका अपना ही था कि उसके साथ जो भी हुआ वह घटना उसे भीतर से तोड़ न पाए। जैसा कि हमने देखा, प्राथमिकता केवल यही है कि हम पीड़ा देने वाली परिस्थिति को कितनी रचनात्मकता के साथ बदल सकते हैं। लेकिन श्रेष्ठता इस बात में है कि आपको पता हो कि आवश्यकता पड़ने पर आप पीड़ा को कैसे सहन करेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रिया के सार्वजनिक मतदान से यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आई कि जिन लोगों को हर कोई आदर सम्मान देता है, वे कोई महान कलाकार, महान वैज्ञानिक, महान वक्ता या महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने अपना सिर ऊंचा रखते हुए अपने जीवन के हर कठिन संघर्ष का सामना किया है। अपराध बोध। अब ट्रेजिक ट्रायड के दूसरे पहलू अपराध बोध की बात पर आते हैं। मैं यहाँ सैद्धांतिक धारणाओं से थोड़ा अलग होना चाहता हूँ, जबकि ये मेरे लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है। मैं माइस्टेरियम इक्विटेटिस की बात करना चाहता हूँ। मेरे अनुसार इसका अर्थ है कि अंतिम विश्लेषण में एक अपराध की व्याख्या पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसे जैविक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक तथ्यों के साथ पूरी तरह से नहीं जोड़ा जा सकता। यदि हम किसी के अपराध की संपूर्ण व्याख्या करना चाहते हैं, तो हम उसके अपराध बोध को समझते हुए उसे एक मुक्त और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में न देखते हुए ऐसे मशीन के रूप में देखते हैं जिसे सुधार की जरूरत है। यहाँ तक कि अपराधी भी इस तरह पेश आने से घृणा करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। इलिनॉइस जेल में कैद की सजा भुगत रहे एक कैदी ने मुझे पत्र में लिखा था, अपराधी को कभी अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता और उसे अपनी सफाई पेश करने के लिए बहुत से बहाने सौंप दिए जाते हैं। समाज को दोष दिया जाता है और कई बार तो उस अपराध के शिकार पर ही दोषी बना दिया जाता है। इसके अलावा जब मैं एक बार सैन क्वेंटिन के कैदियों को संबोधित कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा, आप सब मेरे जैसे मनुष्य हैं। जिस तरह आप अपराध करने के लिए आज़ाद थे, उसी तरह आप अपराध बोध को अपने मन में लाने के लिए भी पूरी तरह आज़ाद हैं। अब हालांकि आपको अपराध बोध को महसूस करते हुए इससे ऊपर उठना होगा, स्वयं से ऊपर उठना होगा, खुद में बेहतरी के लिए बदलाव लाना होगा। वहाँ बैठे कैदियों को ये लगा कि उन्हें कोई समझ पा रहा है। मुझे एक भूतपूर्व कैदी फ्रैंकी डब्ल्यू से एक नोट मिला जिसमें लिखा था, हमने अपने भूतपूर्व कैदी साथियों के साथ मिलकर एक लोगोथेरेपी समूह बनाया है।
हमारे मूल समूह की ताकत 27 है और नए कैदी हमारे साथियों के बल के कारण जेल से बाहर रह रहे हैं। केवल एक ही साथी वापस गया था, पर अब वह भी आजाद है। जहाँ तक सामूहिक अपराध बोध का प्रश्न है, निजी तौर पर मेरा यह मानना है कि एक व्यक्ति को बाकी लोगों के बर्ताव के लिए दोषी या जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल अनुचित है। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से मैंने सामूहिक अपराध बोध के बारे में लोगों के कठोर वचन व आलोचना की चिंता करना बंद कर दिया। कई बार तो ऐसे लोगों को उनके अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाने के लिए बातों को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। एक बार मुझे एक अमेरिकी महिला ने शिकायत करते हुए कहा, आपने अपनी कुछ पुस्तकें जर्मन भाषा में लिखी है जो एडोल्फ हिटलर की भाषा थी, आखिर आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? मैंने उन्हें उत्तर देते हुए पूछा, क्या आपकी रसोई में चाकू है? और जब उन्होंने हामी भरी तो मैंने भारी विस्मय और सदमे के साथ कहा, आप चाकुओं का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, ये जानते हुए भी कि कितने हत्यारे इन्हें चाकुओं की मदद से बेगुनाह मासूमों की जान ले लेते हैं, आप इनका इस्तेमाल करती हैं? इसके बाद उन्होंने मेरी जर्मन भाषा में लिखी गई पुस्तकों पर आपत्ति करना बंद कर दिया। मृत्यु। ट्रेजिक ट्राइड का तीसरा पहलू मृत्यु से जुड़ा है, लेकिन यह जीवन से भी उतना ही संबंध रखता है, क्योंकि जीवन का हर क्षण अगला क्षण आते ही मृत हो जाता है और दोबारा कभी वापस नहीं आता। क्या यह क्षणभंगुरता हमें यह चुनौती नहीं देती कि हम अपने जीवन के हर क्षण का सबसे बेहतर उपयोग करके दिखाएं? निश्चित ही ऐसा होता, और यही कारण है कि मैं कहता हूँ, ऐसे जियो मानो आप दूसरी बार जी रहे हों और आपको अपने पिछले जीवन की सारी भूलों को सुधारने का अवसर मिला हो। दरअसल उचित रूप से कार्य करने के अवसर और अर्थ को पूरा कर पाने की संभावनाएं इसी बात से प्रभावित है कि हम अपने जीवन के बीते हुए क्षणों को वापस नहीं ला सकते। जीवन में हमारे सामने जो भी अवसर आते हैं, हम उनका भरपूर उपयोग करते हुए अपने जीवन को नए अर्थ व मायने देते चलते हैं, और समय के साथ साथ वह सब कुछ अतीत के खाते में दर्ज होता चला जाता है। इस तरह देखा जाए तो हमारे हाथ से कभी कुछ नहीं जाता, जबकि इसके विपरीत लोग अपने अस्तित्व को ही याद करते रहते हैं। वे अतीत के उन खजानों को भुला देते हैं जिनमें जीवन की सुंदर फसल संजो कर रखी गई है, सारे काम पूरे किए गए हैं, प्रेम किया गया है और अपनी तकलीफों और पीड़ाओं को बहुत ही साहस और मर्यादा के साथ सहा गया है। इस नजरिए से देखा जाए तो बूढ़ों पर तरस खाने का कोई कारण नहीं बनता, इसके बजाय युवाओं को उनसे ईर्ष्या होनी चाहिए। यह सच है कि बूढ़े लोगों के पास कोई अवसर या भविष्य की संभावनाएं नहीं बचती, लेकिन उनके पास इससे कहीं अधिक होता है। उनके पास भविष्य की संभावनाओं के बजाय अतीत की वास्तविकताएं होती है। ऐसी संभावनाएं जिन्हें वे हकीकत बना चुके हैं, ऐसे अर्थ जिन्हें वे निभा चुके हैं, ऐसे मूल्य जिनका उन्हें एहसास है, और अतीत की इस संपत्ति को उनसे कोई नहीं छीन सकता। पीड़ा के बीच जीवन का अर्थ पाने के नजरिए को देखा जाए तो यह बेशर्त है, कम से कम संभावना तो इसी में है। वह बेशर्त अर्थ हर व्यक्ति के बेशर्त मूल्यों के साथ चलता है। यह मनुष्य से उसके जीवन की गरिमा की मांग रखता है। जीवन किसी भी परिस्थिति में संभावना से भरपूर रहता है। जो लोग बहुत दयनीय दशा में होते हैं, उनके पास भी उनके मूल्य बने रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके आज के मूल्य अपने अतीत के मूल्यों पर आधारित होते हैं। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि वर्तमान की उनकी उपयुक्तता बनी रहेगी या नहीं। यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो उपयोगिता को अक्सर इस अर्थ में समझा जाता है कि वे मूल्य समाज के लिए लाभदायक हैं या नहीं। लेकिन आज का समाज उपलब्धियों पर टिका है, नतीजे इसकी रुचि उन लोगों में नहीं होती जो खुश व सफल है। यह तो खास तौर पर युवाओं में ही रुचि रखता है। यह उन सभी लोगों के मूल्य की अवहेलना करता है जो इस दायरे से परे हैं। ऐसा करने पर निर्णय का आधार कहीं धुंधला जाता है कि कोई गरिमा के लिहाज से कीमती है या उपयोगिता के लिहाज से। अगर कोई इन अंतरों को न जानता हो और फिर भी वह माने कि किसी भी मनुष्य का मूल्य उसकी वर्तमान उपयोगिता से लगाया जाना चाहिए, तो विश्वास कीजिए
यह उस इंसान की निजी अयोग्यता ही कही जाएगी। ऐसा करके हम इच्छा मृत्यु की वकालती कर रहे हैं, जैसे हिटलर के उस कार्यक्रम में होता था, जिसके अनुसार जो लोग सामाजिक रूप से उपयोगिता खो चुके हैं उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं होता, भले ही वे बूढ़े हों, लाइलाज रोगी हो, मानसिक रूप से विकलांग हो या फिर किसी भी विकलांगता से पीड़ित क्यों न हो।